नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका वीणा के पाठ 2, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है जिसका शीर्षक है न्याय की कुर्सी, मतलब इंसाफ का चेयर। इस कुर्सी पर बैठने वाला कैसे इंसाफ करता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर सी कहानी है। कहानी है उज्जैन की। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहां टीले थे। टीले मतलब ऊंची ऊंची मिट्टी की बनी हुई पहाड़। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। झुंड का अर्थ होता है पूरा का पूरा एक समूह। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया और अचानक वह ठोकर खाकर गिर गया। क्या हुआ? एक लड़का कूदता भागता एक टीले के ऊपर चढ़ गया और वहां पर उसे किसी चीज से ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा, किस चीज से ठोकर लगी है मुझे। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दिया। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर लाया और वह शिला दिखाई जिससे उसे ठोकर लगी। फिर पूरी शान से वह उस पर जाकर बैठ गया और कहता है, यह सिंहासन मेरा है, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी हो। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, मतलब तुम सबकी यदि कुछ मांग है, कुछ शिकायत है, अगर तुम लोग अपने राजा से कुछ कहना चाहते हो तो अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूंगा। या खुद को राजा बना लिया और अपने सारे दोस्तों को दरबारी बना लिया। दूसरे लड़कों को भी यह खेल खूब पसंद आया और वे एक एक करके कोई काल्पनिक मतलब सोच समझकर, कोई सच्ची नहीं बल्कि सोची समझी हुई चीजों को काल्पनिक कहते हैं, वैसी फरियाद लाता गया, अपनी समस्या अपनी प्रॉब्लम लाता गया। और फिर गवाह बुलाए जाते थे, उनकी गवाही ली जाती थी और उसके बाद राजा बना हुआ जो लड़का था उनसे सवाल करता था और अपना फैसला सुनाता। इस खेल में सभी बच्चों को इतना आनंद आया कि वे रोज ही यह खेल खेलने लगे। शिकायत सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते और फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता था, मतलब वो राजा का काम करता था। बच्चे जब रोज रोज खेल खेला करते थे तो यह बात दूर दूर तक इधर उधर फैलने लगी। लोग लड़की की न्याय बुद्धि की चर्चा सुनते थे कि वो कैसे न्याय करता है, और उसकी चर्चा इतनी ज्यादा होने लगी कि लोग कहने लगे कि अवश्य ही वह लड़का में कोई दैवी शक्ति है, क्योंकि जिस तरह से वो इंसाफ कर रहा था वो बच्चों की जैसा कर ही नहीं रहा था, बल्कि वो ऐसा लगता था जैसे सचमुच ईश्वर ने उसे जज बनाकर, राजा बनाकर यहाँ भेजा है। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ। दो किसान आपस में लड़ पड़े। क्यों लड़ पड़े? तो जमीन को लेकर। तो मामला बड़ा गंभीर हो गया। टीले वाली लड़की की चर्चा तो सभी जगह फैली हुई थी कि वह किस तरीके से इंसाफ करता है। तो ये दोनों किसान सच में राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास चले गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया और लड़के से चाहा कि वह इंसाफ करे। लड़के ने बड़ी गंभीरता से उन किसानों की बयान को लिया और उनकी बातों को ध्यान से सुना, और सुनने के बाद जो उसने फैसला दिया वह सुनकर तो पूरे गांव वाले दंग रह गए। इतने ज्यादा हैरान हुए कि सबने उसका लोहा मान लिया और उस दिन के बाद से नगर में सभी लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर कहाँ आते थे? बस इसी लड़के के पास आने लगे। राजा के दरबार में कोई भी नहीं जाता था। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़की के फैसले से कोई ऐसा हो जिन्हें संतोष ना हुआ हो। वो ऐसा फैसला देता था जिससे कि सभी संतुष्ट हो जाते थे। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। उससे जब पता चला कि लड़के ने ऐसा फैसला सुनाना शुरू कर दिया, खुद को ही न्यायाधीश बना लिया है, तो यह सुनकर उसे बहुत क्रोध आया और उसने गरज कर कहा, उस छोकरे की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता। मैं खुद जाकर देखूंगा कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा। अब राजा चल पड़े उस लड़के को जांचने के लिए। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ, मतलब अपनी पूरी सेना के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे, मतलब वही
एक राजा, बाकी सब दरबारी, और फरियाद लेकर आना, लड़के का उस पर न्याय करना। राजा दूर से ही बहुत देर तक उनका खेल देखता रहा, और जिस तरह से वो न्याय कर रहा था उससे वो स्तंभित थे, मतलब हैरान थे, चौंके हुए थे। उन्होंने खुद अपने मंत्री से कहा कि अरे ये लड़का तो सचमुच बहुत बुद्धिमान है, इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना, ये तो आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों का ही लोहा मानना पड़ेगा। लोहा मानना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दूसरों के महत्व को स्वीकार करना, मतलब मान लेना कि सामने वाला बहुत बुद्धिमान है, ताकतवर है। तो उसी समय किसी ने राजा को बताया कि लेकिन महाराज, यह तो रोज वाला लड़का नहीं है, जो रोज लड़का राजा बना रहता था, न्याय करता था, यह वो लड़का नहीं है, बल्कि वह लड़का तो बीमार हो गया है, और इस कारण कोई नया लड़का टीले पर बैठ गया है। अब राजा को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि जो लड़का इस टीले पर बैठता था वह बीमार है, वह घर में है, और उसकी जगह पर कोई दूसरा लड़का बैठा और वह भी इतनी सुंदर तरीके से न्याय कर रहा है, फिर माजरा क्या है। अब राजा को लगा कि यह तो और भी आश्चर्य की बात है। अब वो ये समझ रहे हैं कि यह जो पत्थर की कुर्सी है जिस पर बैठकर बच्चे न्याय वाला खेल खेलते हैं, जरूर इस पत्थर की कुर्सी में ही कोई ना कोई चमत्कार है। मैं जरूर इसकी जांच करूंगा कि यह कोई साधारण कुर्सी नहीं है, बल्कि यह बहुत जादू वाली कुर्सी है। और राजा ने अपने सैनिकों को इशारा किया। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। वह पत्थर का जो सिंहासन था उसे बाहर निकाला गया। तो राजा ने देखा कि वह कोई पत्थर नहीं है, बल्कि बहुत ही सुंदर सिंहासन है। बहुत ही सुंदर सिंहासन, आप समझ रहे हैं, राजा के बैठने की जगह। और उस पर बहुत ही बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई है। उस सिंहासन पर क्या है, तो बहुत ही बारीकी से, मतलब महीन वर्क किया हुआ और खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई है। उसके चारों पायों पर 4 देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई है। चारों ओर खबर फैल गई, और बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई कि देखो, जमीन के अंदर से सिंहासन निकला है। आप देख रहे हैं कैसे राजा इस सिंहासन को देख रहे हैं, और कैसे सिंहासन की जो ये 4 पाई है, उसकी जो एक पैर है, चारों पैर, उसपे कैसे देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई है। ये कमाल का सिंहासन था जो जमीन के नीचे से निकला था। बच्चों, आपको पता है, वहां पर विद्वान भी आए थे, पंडित भी आए थे, और उन्होंने बताया कि यह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं है, बल्कि सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, राजा विक्रमादित्य, उनका वह सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा ने आज्ञा दी कि इस सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दो। उसने, और राजा ने क्या कहा साथ ही साथ, कि इस पर मैं बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद को सुनूंगा, उनकी शिकायतें सुनूंगा और फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। उस पर वो बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज सुनाई दी, ठहरो। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा और फिर इसी प्रकार आवाज आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। वह मूर्ति पर जो, वो पाए पर जो मूर्ति बनी हुई थी, वह मूर्ति ही बोल रही है बार बार, ठहरो ठहरो, मतलब वह उसे वहां पर बैठने से रोक रही है। मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक खुद को मानते हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की, मतलब तुमने क्या कभी कोई गलत काम नहीं किया, इसका तुम्हें विश्वास है? अब राजा ने लज्जा से सिर झुका दिया, क्योंकि सच बात यह थी कि राजा ने खुद कभी कोई गलती नहीं की थी, ऐसा बात नहीं थी। यह सच है कि हाल ही में, राजा खुद कबूल कर रहे हैं कि यह सच है कि हाल ही में, मतलब कुछ ही दिन पहले, मैंने अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज हो गया था। अब आप किसी से यदि नाराज हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी वस्तु को आप छीन लेंगे। तब वहां पर उस सिंहासन की जो मूर्ति थी, उसने आवाज देकर कहा, तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो, इस सिंहासन पर तुम बैठ नहीं सकते हो। फिर मूर्ति ने कहा कि तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। यह कहकर मूर्ति अपना पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया,
प्रार्थना की और चौथे दिन वह फिर दरबार में आया और जो ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा ठहरो। एक मूर्ति ने ठहरो ठहरो कहा था और साथ ही पूछा था, क्या तुमने कभी कोई अपराध नहीं किया, चोरी नहीं की? तो उसमें पता चला हाँ किया। उसने कहा प्रायश्चित करो, यह कहकर वो उड़ गया। अब दोबारा राजा जब सिंहासन पर बैठने लगा तो दूसरी मूर्ति ने फिर कहा ठहरो। अब राजा रुक गया। तो फिर वो मूर्ति कह रहे हैं, तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? अब राजा सकपकाया, मतलब उसे तो लगा कि उसने तो झूठ बोला ही है। उसने कहा झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत में बचने के लिए कई बार बोला था। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास रखा और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा और वह बैठने ही वाला था। तीसरी मूर्ति ने पूछा कि बैठने के पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? राजा फिर पीछे हट गया और तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा और उसके जो पैर थे वो लड़खड़ाए, क्योंकि वो कंटिन्यू 3 दिन करके उपवास किया था। तो कुल 9 दिन तक वो उपवास में रह चुका है और उसके पैर अब लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा ठहरो। जो लड़के सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे। उनके मन में कोई कलुष नहीं था, मतलब कोई पाप नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो कि इस सिंहासन पर बैठ सकते हो तो तुम बैठो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसके मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? मैं राजा हूँ और मुझसे ज्यादा धनवान, मुझसे ज्यादा बलवान और मुझसे ज्यादा बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य सिंहासन पर बैठने के योग्य हूँ। और यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ा, मतलब निश्चित वाले कदम के साथ कि हाँ, वो बच्चे जब बैठ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? मैं तो राजा हूँ, मेरे से ज्यादा धनवान कोई नहीं, मेरे से ज्यादा बलवान कोई नहीं, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। तो पूरे निश्चित कदम के साथ कि आज तो बैठूंगा ही बैठूंगा, वह सिंहासन की तरफ बढ़ा। लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। मतलब चौथी मूर्ति जो उसमें थी वह पंख फैलाई और सिंहासन को अपने साथ लेकर आकाश में उड़ गई। तो प्यारे बच्चों, यह कहानी थी लीलावती भागवत। इनकी कहानी थी जो आप लोगों ने अभी पढ़ा। प्यारे बच्चों, आप यह चित्र देख रहे हैं। राजा चुपचाप उसे ताकता ही रह गया और यह मूर्ति पंख फैलाकर यह सिंहासन को अपने साथ लेकर उड़ गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यदि हमें किसी पद पर जाना है तो पहले हमें उसके योग्य बनना होगा। यदि हमें न्यायाधीश बनना है तो हमें खुद इस चीज का कसम खाना होगा कि हम कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें। मतलब जिस पद पर भी जाना है, जो भी बनना है, पहले खुद के अंदर वो योग्यता लानी होगी। नहीं तो हम उस पद पर ना तो बैठने के योग्य हैं, और यदि हम उस पद पर बैठते भी हैं तो हम उस पद से सुख नहीं पाएंगे बल्कि दुख ही पाएंगे। तो बच्चों, आज की यह कहानी यहाँ समाप्त हुई। कैसी लगी आपको कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगली चैप्टर के साथ, अगली कविता या अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद।